हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद जाकिर है और मैं साइंस सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। स्वागत है आप सभी का प्रकाश परावर्तन के चौथे वीडियो में। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था दर्पण के बारे में कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है, दूसरा गोलीय दर्पण होता है। समतल दर्पण के बारे में हम लोग जान चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे बारी बारी से। तो आइए जानते हैं गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। दोस्तों, वक्रित का अर्थ क्या होता है? एक होता है ऋजु, ऋजु का मतलब होता है सीधा, और एक होता है वक्र, वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। अर्थात चित्र में आप लोग देख रहे हो कि यह एक गोलीय दर्पण है और इसमें दो प्रकार के दर्पण हैं, एक ऐसे है, दूसरा इस प्रकार से है। तो इसको भी हम वक्र बोलेंगे, इसको भी हम वक्र बोलेंगे क्योंकि यह सीधा नहीं है। और दोस्तों, जो सीधा नहीं होता है उसको हम वक्र बोलते हैं। तो परिभाषा इसका क्या हुआ कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। चित्र में देखते हैं हम लोग, आप लोग देख रहे हो चित्र में कि एक दर्पण यहां पर है और दूसरा दर्पण यहां पर है। यहां पर आप लोग देख रहे हो यह गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ है और इस दर्पण में गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यह है, यह परावर्तक पृष्ठ है और यह परावर्तक पृष्ठ है। दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ होता क्या है? तो दर्पण के जिस बिंदु से प्रकाश का परावर्तन होता है, यानी किरणें पड़ती है और पड़ने के बाद से टकरा कर वापस लौट जाती है, वह परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उस दर्पण को हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं, किंतु जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे चित्र में स्पष्ट है, यह भी एक दर्पण है और यह भी एक दर्पण है। इस दर्पण में आप लोग देख रहे हो जो परावर्तक पृष्ठ है वह अंदर की ओर वक्रित है, किंतु इस चित्र में आप लोग देख रहे हो यह जो परावर्तक पृष्ठ है वह बाहर की ओर वक्रित है। तो जिस दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, किंतु जिस दर्पण में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं इसका। अवतल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है, जैसे यह अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, यह उत्तल दर्पण कहलाता है, जैसे यह एक उत्तल दर्पण है। दोस्तों, आइए अब हम लोग जानते हैं गोलीय दर्पण से संबंधित जो विभिन्न पद होते हैं उसके बारे में जानते हैं हम लोग कि गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद कौन कौन से हैं और उन्हें परिभाषित कैसे करेंगे, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, यह जानते हैं। दोस्तों, इसका पहला पद है द्वारक। आइए जानते हैं द्वारक किसे कहते हैं। दोस्तों, यह अवतल दर्पण है और यह उत्तल दर्पण है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो यहां से लेकर यहां तक यह परावर्तक पृष्ठ है, अर्थात यहां से किरणें परावर्तित हो सकती है, इतनी दूरी में किरणें परावर्तित हो सकती है। इस दर्पण में यह परावर्तक पृष्ठ है, यहां से लेकर यहां तक किरणें परावर्तित हो सकती है, अर्थात द्वारक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को कहते हैं हम लोग,
अगर कोई पूछे आप लोगों से कि द्वारक किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को, यह परावर्तक पृष्ठ है, इसमें इतना परावर्तक पृष्ठ है, तो परावर्तक पृष्ठ को ही हम लोग द्वारक कहते हैं। इसका परिभाषा हुआ कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को द्वारक कहते हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों, जानते हैं इसके जितने भी विभिन्न पद हैं उन सभी को बारी बारी से जानते हैं, पहले चित्र के अनुसार, फिर उसके बाद से उसका परिभाषा हम लिखेंगे और आप उसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और उसका नोट्स बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं बारी बारी से सभी विभिन्न पद को। सबसे पहले आप लोग जानते हो कि यह जो गोलीय दर्पण है वह एक गोला के जैसे होता है, अर्थात आप लोग जानते हो वृत्त में या गोला में मध्य भाग जो होता है वह उसका केंद्र होता है, वैसे ही यह गोलीय दर्पण होता है और गोलीय दर्पण का जो मध्य भाग होता है उसको हम लोग वक्रता केंद्र बोलते हैं, जिसे C अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। C का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण के केंद्र को, गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। आइए इसको लिखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने जान लिया कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। यहाँ पे C अक्षर द्वारा निरूपित किया था, अभी बताया हम आप लोगों को कि C का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक पॉइंट है P। P मीन्स होता है पोल, पोल का हिंदी होता है ध्रुव। ध्रुव के बारे में हम लोग जानते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं। यह दर्पण है और इसका मध्य भाग है, यह गोलीय दर्पण है, इसका मध्य भाग, यह भी एक दर्पण है और इसका मध्य भाग। अर्थात हम इसका परिभाषा दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। आइए इसको लिखते हैं। इसका अगला पद है वक्रता त्रिज्या। हम जानते हैं कि किसी भी गोला में त्रिज्या उपस्थित रहता है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, चित्र में स्पष्ट है कि यहाँ पर यह वक्रता केंद्र है और यह ध्रुव है। यहाँ पे वक्रता केंद्र है और यह ध्रुव है। तो वक्रता केंद्र C और ध्रुव P के बीच की जो दूरी होगी वह त्रिज्या होगी दर्पण की, और इस दर्पण के त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। अर्थात ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। फिर से एक बार समझिए, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। आइए इसको लिखते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों ने जान लिया कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर से R अक्षर को ले लिया गया है, इसलिए इसे R अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। इसका अगला पद है प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। यहाँ पर आप लोग देख रहे हो दोस्तों, गोलीय दर्पण में कि दर्पण के मध्य भाग से एक रेखा गुजरी हुई है। इसी रेखा को हम लोग प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। अर्थात इसका हम लोग परिभाषा दे सकते हैं कि दर्पण के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा को, दर्पण के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसका परिभाषा लिखते हैं। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना कि प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या होता है। अब आगे हम लोग जानते हैं फोकस बिंदु क्या होता है।
अब आगे हम लोग जानते हैं फोकस बिंदु क्या होता है। दोस्तों, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलकर किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर मिलती है। तो परावर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर मिलती है जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। एक बार फिर से समझिए आप लोग। मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलकर किसी दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तन के बाद एक निश्चित बिंदु पर मिलती है जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। इसे हम एफ अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं हम लोग। तो हम लोगों ने फोकस बिंदु के बारे में जान लिया कि फोकस बिंदु किसे कहते हैं। अब आइए हम लोग जानते हैं फोकस दूरी किसे कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो यह ध्रुव है और यह फोकस है। तो ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ के द्वारा निरूपित किया जाता है। एक बार फिर से समझिए आप लोग। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल एफ के द्वारा निरूपित करते हैं। अंतर बस इतना है फोकस बिंदु और फोकस दूरी में कि फोकस बिंदु को हम बड़ा एफ से निरूपित करते हैं और हम लोगों ने फोकस दूरी के बारे में जान लिया। अब इससे संबंधित और भी बहुत सारी परिभाषाएं होती है, जैसे हम लोग वस्तु दूरी के बारे में जानेंगे आगे कि वस्तु दूरी किसे कहते हैं। जब प्रतिबिंब निर्माण करना होगा उस समय हम लोग इसके बारे में जानेंगे वस्तु दूरी क्या होता है, प्रतिबिंब दूरी क्या होता है। हम लोग जानेंगे कि दर्पण में किसी भी दूरी को हम ध्रुव से मापते हैं। अगर वस्तु दूरी की बात आए कि वस्तु दूरी किसे कहते हैं तो इसकी दूरी भी हम ध्रुव से ही मापेंगे और इसका परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं कि ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे यू अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रतिबिंब दूरी, ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे भी अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। चलिए इसका परिभाषा हम लिखते हैं और इसके बारे में कुछ और भी बातें लिखते हैं जिसकी मदद से हम आगे न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकेंगे। हाँ तो दोस्तों, हम लोगों ने जाना वस्तु दूरी किसे कहते हैं। ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे यू अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे भी अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। दोस्तों, फिर से हम आप लोगों को एक बार बता दें कि दर्पण में सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे गए हैं जो आपको समझ में नहीं आते होंगे। चलिए हम आपको कुछ समझाने की कोशिश करते हैं आखिर में इसका अर्थ क्या होता है। इसका प्रयोग हम लोग अगले पार्ट में जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें किया जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग इसका अर्थ क्या होता है। वक्रता त्रिज्या PC बराबर R हम लोग लिखे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों, आप लोग जानते हो कि P मीन्स होता है पोल, पोल का अर्थ होता है ध्रुव, और C मीन्स होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसका अर्थ होता है वक्रता केंद्र। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम R अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। R अक्षर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, जिसको हम अंग्रेजी में रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकस दूरी P मीन्स होता है पोल, F मीन्स होता है फोकस पॉइंट, अर्थात ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। वस्तु दूरी P मीन्स पोल, O मीन्स ऑब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है वस्तु, अर्थात
ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, जिसको हम u द्वारा निरूपित करते हैं। प्रतिबिंब दूरी, P मीन्स पोल, I मीन्स इमेज, इमेज मीन्स प्रतिबिंब। तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, जिसे v अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। अब इन सभी पद का हम आगे न्यूमेरिकल में प्रयोग करेंगे। दोस्तों, आज हम लोगों ने जाना है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित होता है उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। फिर हम लोगों ने इससे संबंधित कुछ परिभाषाओं को जाना। सबसे पहले हम लोगों ने जाना कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो दर्पण के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे C अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे R अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। फिर उसके बाद से हम लोगों ने जाना कि ध्रुव किसे कहते हैं। तो दर्पण के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, जिसे P अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके पश्चात हम लोगों ने प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के बारे में जाना, जिसमें हम लोगों ने जाना कि दर्पण के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली रेखा को प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद हम लोगों ने जाना कि फोकस बिंदु किसे कहते हैं। तो हमने बताया आप लोगों को कि जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, जिसे हम फोकस बिंदु कहते हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने जाना कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। हमने यह बताया था आप लोगों को कि फोकस बिंदु और फोकस दूरी में क्या अंतर होता है। तो हम आप लोगों को बताया कि फोकस बिंदु को हम बड़ा F द्वारा लिखते हैं और फोकस दूरी को हम छोटे f द्वारा लिखते हैं। फिर उसके बाद से हम लोगों ने वस्तु दूरी के बारे में जाना कि ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं, जिसे U अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। इसके पश्चात हम लोगों ने जाना कि प्रतिबिंब दूरी किसे कहते हैं। तो ध्रुव और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम प्रतिबिंब दूरी कहते हैं। और उसके बाद से अंततः हम लोगों ने जाना कुछ न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की विधि। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।